अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सेल एजुकेशन। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट अपनी टीचर से पूछता रहता है, अपने सीनियर से पूछता है, अपने कोलीग से पूछता है और चाहते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके इस बारे में। लेकिन इस तरह के टॉपिक पे अक्सर तब बात की जाती है जब साल का एंड होता है या फ़ैब या मार्च का मंथ चल रहा होता है और बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल होने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो पर या इस टॉपिक पर आज बात करने का मकसद ये है कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन साल के शुरू में मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है। Today's टॉपिक इज़ एग्ज़ाम्स अटेम्पटेशन टिप्स, कि आपको अपना पेपर किस तरह से सॉल्व करना होता है, कैसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना होता है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। एग्ज़ाम जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप अभी नाइन्थ में आने वाला स्टूडेंट हैं और आपने इससे पहले जो एग्ज़ाम्स दिए थे वो एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत मुख्तलिफ क्यों मुख्तलिफ होते हैं, उसकी क्या वजह है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट पता चल सके और कोई बात आप मिस ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पूरा साल तैयारी करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत घंटे लगाते हैं अपनी पढ़ाई पर, हर रोज़ पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ रहे होते हैं और उन्हें अपने सब्जेक्ट्स पे पूरा होल्ड होता है, लेकिन इसके बावजूद उनके नंबर्स नहीं आते। तो नंबर्स ना आने की क्या वजह, और एक और ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जाते हैं कि जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनके बोर्ड में फिर भी नंबर आ जाते हैं। तो ये क्या वजह है कि ये इस किस्म की बात क्यों होती है और इसकी क्या वजह है, ये हम इसी वीडियो में जानेंगे। पहली चीज़ समझने की ये है कि आप पेपर देने जा रहे हैं, इस पेपर की तैयारी करेंगे, पेपर देने जाएंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा पेपर चेक किस तरह किया जाता है, क्या मेथड होता है, क्या पैटर्न होता है, कौन लोग होते हैं जो पेपर चेक करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पेपर चेक करने वाले जो होते हैं वो बोर्ड की तरफ से हायर किए जाते हैं टीचर्स, और वो टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस होता है और उनके टीचिंग एक्सपीरियंस को बताया जाता है कि आपका इतना ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही कोई अननोन पर्सन या जो कोई टीचिंग का नहीं पता या जिसे सब्जेक्ट का नहीं पता वो पेपर चेक कर ले। लेकिन अब अगर हमें कुछ पिछले सालों में हमें ऐसा कुछ वीडियोस भी देखने को मिलती हैं, ऐसी वायरल हो जाती हैं वीडियोस, जिन्हें देख के बहुत डर लगता है। और वो ऐसी वीडियोस होती हैं कि जिसमें आपके बोर्ड के पेपर्स किसी शॉप पे चेक हो रहे होते हैं, एक बिल्कुल ही मतलब ऐसा बंदा जिसे लगता है कि वो पेपर नहीं चेक कर सकता और वो उससे लिंक नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट से और वो पेपर चेक कर रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। लेकिन आपका पेपर जो भी चेक करेगा, चाहे वो एक क्वालिफाइड टीचर हो या एक आम सा बंदा हो, वैसे इस तरह के जो सीन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम रेयर केसेस में होता है और आपके ऊपर टीचर भी चेक कर रहे होते हैं। लेकिन आपका पेपर, अगर आपको ये लगता है कि कोई टीचर 30 मिनट्स लगा के, 15 मिनट्स लगा के और बहुत टाइम लगा के उसमें से वैलिड कंटेंट तलाश करने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपकी राइटिंग समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पेपर मैक्सिमम 3 मिनट्स में चेक हो जाता है। कुछ लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं भाई, इतनी देर में पेपर नहीं चेक होता, 3 मिनट्स की तो ऐसी बातें हैं, खाली पेपर्स पे लोग बहुत टाइम लगाते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं, घंटा भी लग जाता है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत में यही है कि एवरेज टाइम 3 मिनट का होता है, उसमें पेपर चेक करते हैं और बहुत तेज़ी से पेपर चेक होते हैं। अब इस 3 मिनट में आपको अपनी वो पूरी काबिलियत दिखानी है जो आपने साल के 365 दिन में मेहनत की है। आप रोज़ाना घंटों पढ़ाई करते हैं, रोज़ाना घंटों सब्जेक्ट को दे रहे हैं, आपने कई टेस्ट दिए, प्रीलिम्स दिए, तैयारी की, लेकिन पेपर कितनी देर में चेक हो रहा है? 2 से 3 मिनट में आपका पेपर चेक हो रहा है, ज़्यादा 5 मिनट में आपका पेपर चेक हो रहा है।
आपको अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट्स में। इन मिनटों में वो फैसला करेगा कि आपको मार्क्स देने हैं, कैसे देने हैं या नहीं देने। तो उसे इम्प्रेस करने के लिए आपको क्या करना है? पहली चीज़, प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन। अगर जितना आपका पेपर प्रेजेंटेबल होगा, जितना खूबसूरत होगा, उतना ही उस एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी होगी। अब फर्स्ट इंप्रेशन होता है प्रेजेंटेशन से पड़ता है। एक एग्जामिनर जो होता है कई कॉपीज चेक करता हुआ आ रहा होता है, तो जब वो आपके पेपर पर आए ना, तो वो कॉपी वैसी कॉपी ना हो जैसी बाकी कॉपीज उसके पास आई, कि जिनमें उसे मार्क्स देने में मुश्किल हो रही थी, जिनमें उसे पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए उसने मार्क्स काटे थे। प्रेजेंटेशन में पहली चीज़ क्या होती है? राइटिंग। राइटिंग अब कैसी होनी चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि राइटिंग किस तरह की होनी चाहिए, क्या जॉइनिंग हैंड राइटिंग अच्छी होती है या सिंपल हैंड राइटिंग अच्छी होती है? तो अगर जॉइनिंग हैंड राइटिंग का ये है कि जॉइनिंग हैंड राइटिंग खूबसूरत दिखती है अगर किसी की अच्छी जॉइनिंग हैंड राइटिंग होती है, लेकिन अगर आप बचपन से लेकर आज तक सिंपल लिखते आ रहे हैं, जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल जैसे बुक पे लिखा होता है इस टाइप का, तो फिर आप जॉइनिंग हैंड राइटिंग करने की कोशिश ना करिए। और आप अब आके एक्सपेरिमेंट मत करें, क्योंकि राइटिंग का जो क्राइटेरिया है वो ये होता है कि आपकी चीज़ एलिजिबल होनी चाहिए, नीट होना चाहिए, साफ़ सुथरा और खूबसूरत लिखा होना चाहिए फॉर्मल तरीके से। तो अगर यानी कि जो आपका फॉर्मेट है लिखने का, जो आपका स्टाइल है, आप उसी स्टाइल को इम्प्रूव कर लें। बस एक चीज़ करिएगा, याद रखिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, तो वो मत लिखिएगा, क्योंकि ये एक बात लोगों के दिमाग में होती है कि जो बड़ा लिखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ अपना बड़ा रखते हैं ना, तो वो इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस फिल कर सकें, तो इम्प्रेशन देंगे हमने बहुत लंबा लिखा है, बहुत ज़्यादा लेंथ है हमारे आंसर की। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है उनका। तो ये चीज़ आपने इसका ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, लेकिन अच्छी राइटिंग होगी और जैसा आप लिखते आ रहे हैं उसी राइटिंग में आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। नई तरह की राइटिंग ट्राई मत करिएगा, आपका टाइम ज़ाया होगा। और इंसान वही चीज़ करता है पेपर में जाकर जो वो पूरे साल कर रहा होता है या जिस पर उसका हाथ बहुत आसानी से चलता है। सेकंड है हेडिंग। राइटिंग के बाद सेकंड चीज़ है हेडिंग। हेडिंग्स का ये है कि आपने अपने पेपर में लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखना है। जिस तरह बुक में लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं ना, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके पैराग्राफ्स चेक करेगा। आप उसके लिए जितना पेपर को चेक करना आसान बनाएंगे ना, वो उतनी आसानी से आपको मार्क्स देगा। आपको अपनी जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, उसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स हो। बात को पॉइंट्स में करें, हेडिंग्स में करें, उसको थोड़ा ना ऑर्गेनाइज वे में लेकर आएँ ताकि वो चेक करें आसान। और एग्जामिनर के पास एक तो सीक्वेंस, थर्ड चीज़ है सीक्वेंस। पेपर सॉल्व करते हुए सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन ए, ये 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में सॉल्व करते हुए एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि आंसर हमेशा चेक करके लिखेंगे। जो आपको आंसर कंफर्म हो, बिल्कुल ठीक हो, वो आंसर लिखें। अगर आप पेंसिल से भी काट के दोबारा लिखेंगे तो वो आंसर गलत हो जाता है, वो आंसर नहीं एक्सेप्ट करते। और ये कि ज़्यादा चीज़ों को काट काट के नहीं लिखा करें बार बार, और कोशिश क्या करें कि बिल्कुल ठीक चीज़ लिखी जाए। और इसके अलावा सीक्वेंस में ये भी बात आती है कि सेक्शन बी का क्वेश्चन है तो सेक्शन बी में ही अटेम्प्ट करें, सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन बी में अटेम्प्ट करें, सेक्शन सी में ना जाएं, सेक्शन सी का क्वेश्चन सेक्शन सी में ही अटेम्प्ट करें। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आप कोशिश ये करें कि सेक्शन ए जब पेपर चेक करने बैठे चेकर, तो उसको सेक्शन ए आपका पहले मिले, फिर सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं सेक्शन सी पहले कर देते हैं, उससे मार्क्स कटते तो नहीं है, लेकिन एक इम्प्रेशन थोड़ा बुरा पड़ जाता है और हो सकता है कोई मार्क्स काट भी दे। तो हमें अपनी सेफ साइड रखनी है, रिस्क नहीं लेना। बेहतर यही है कि पहले सेक्शन बी को अटेम्प्ट करें, फिर सेक्शन सी को अटेम्प्ट करें। उसके बाद सेकंड चीज़, जो सेकंड पॉइंट है वो है कंटेंट का। कंटेंट में ये होता है कि आप जो भी पॉइंट लिख रहे हैं
वो पॉइंट वैलिड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। और अगर आप जैसे कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोई लॉ लिख रहे हैं, तो उस लॉ को इन्वर्टेड कॉमास में लिखें और उसको प्रोमिनेंट बनाएं ताकि वो वाज़ेह हो सके। और एक्चुअली जो पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, वो चेक करते हैं कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको उनकी तलाश होती है। वो बहुत एक तो उनको फ्लुएंट होते हैं अपने टॉपिक्स में टीचर्स बहुत ज़्यादा, तो वो उनको पता होता है कि एक्चुअल असल बात क्या है, तो वो असल बात की तलाश में होते हैं। आपको जो मेन चीज़ है, अगर स्टेटमेंट मांगा हुआ है क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपने स्टेटमेंट को हाईलाइट करके लिखना है। इंट्रो लिखेंगे लंबा स्टेटमेंट को उसी में मिक्स कर देंगे तो फिर वो मिक्सअप हो जाएगा, नंबर्स काट देगा टीचर चेकर। इस तरह से एक और बात ये थी कि आप मुख्तलिफ नोट्स से पढ़ रहे हैं, कोई भी नोट्स जो आपको सूट करते हैं, जिनकी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ आती है और उनका पैटर्न आपको अच्छा लगता है, आपको जल्दी याद हो जाते हैं, आप किसी भी नोट्स से याद कर सकते हैं क्योंकि सारे नोट्स ठीक होते हैं, कोई नोट्स गलत नहीं होता। लेकिन आप कोशिश क्या करें कि जो डेफिनेशन होती है और स्टेटमेंट होता है वो लिखा करें जो बुक में मौजूद होता है, क्योंकि आपके चेकर के पास एक हैंडआउट टाइप की चीज़ होती है जिसमें जो जितने भी पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर लिखा हुआ है, तो वो उसको बाज़ बात उसमें से टैली कर रहे होते हैं और वो आंसर्स जो होते हैं वो बुक में से होते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन और स्टेटमेंट वही लिखा करें जो बुक में, जो बुक की हो डेफिनेशन। थर्ड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। पेपर की आपकी प्रेजेंटेशन, बहुत से स्टूडेंट लगते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, अच्छी राइटिंग होती है, हेडिंग्स भी डालते हैं, सीक्वेंस भी होता है, कंटेंट भी उनको ठीक पता होता है कि क्या पेपर का आंसर है, लेकिन उसके बावजूद पेपर रह जाता है। सेक्शन बी में लंबा टाइम लगाते हैं, सेक्शन सी पे आते हैं सिर्फ आधा घंटा बचा होता है, फिर बाहर निकलते हैं जब एग्ज़ाम हॉल से तो कहते हैं एक क्वेश्चन छूट गया। तो एक क्वेश्चन छूटने का मतलब बहुत बड़ा होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है, टाइम को मैनेज करके चलना है। आपका पेपर 3 घंटे का होता है, सेक्शन ए में 30 मिनट्स होते हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है उनको कम कर सकें, ज़्यादा कर सकें, वो 30 मिनट्स लेते हैं आपके, हर सूरत लेते हैं। सेक्शन बी जो होता है और सेक्शन सी, उसके लिए आपके पास 2.5 आवर्स होते हैं। आपको 2.5 आवर्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि कुछ भी नहीं तो आपके पास 15 से 20 मिनट बाद में पेपर चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप उसको कर सकें, अगर कहीं कोई गलती कर दी है उसको चेक कर सकें, हेडिंग नहीं डाली तो हेडिंग डाल सकें, हेडिंग डाल दी तो अंडरलाइन कर सकें, पेपर को पढ़ सकें। इसके लिए 15 से 20 मिनट ज़रूर छोड़ा करें आप में। इसके अलावा सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी के क्वेश्चन 5 मार्क्स से ज़्यादा के नहीं होते हैं। अगर बायो का क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का होता है, इस्लामिक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, उर्दू का 20 के होते हैं, लंबे क्वेश्चन नहीं होते। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। तो सेक्शन बी के लिए आप कोशिश किया करें कि हर क्वेश्चन 5 मिनट में कर सकें और 5 मिनट में आप कर सकते हैं। एवरेज टाइम सेक्शन बी के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट रखा करें, इससे ज़्यादा टाइम ना दिया करें। या कोई क्वेश्चन ऐसा होता है सेक्शन बी में भी कि किसी में ऐसा होता है नेम्स लिखने होते हैं, भाई किसी भी चीज़ के सिर्फ नाम लिखने, आपको डिफाइन भी नहीं करना, तो उसमें कम टाइम लगेगा। कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको प्रोसेस बताना होता है सेक्शन बी में भी, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो एवरेज टाइम 5 मिनट दें कि आपका सेक्शन बी 45 to 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सेक्शन सी एक लंबा सेक्शन होता है, उसमें टाइम भी लगता है, लेंदी सेक्शन होता है। सेक्शन सी आपने 1 घंटे में करना है, 1 घंटा इसके लिए रखें। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे में सेक्शन बी हो जाएगा। आप 45 मिनट्स का टारगेट रखेंगे तो कहीं जाके 1 घंटे में होगा। सेक्शन सी 1 घंटे में हो जाएगा, आधा घंटा आपके पास बच जाएगा जिसमें आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह पेपर को हमेशा टाइम को हमेशा नोट करते रहा करें और अपने हर क्वेश्चन में टाइम को देखें कि मैं कितने टाइम में ये क्वेश्चन हो रहा है, कर रहा हूँ। ये नहीं कि पेपर करने बैठे और इधर उधर देख रहे हैं और एक ही क्वेश्चन पे सारी अपना फोकस लगा दिया, सारी मेहनत लगा दी और आगे का कुछ नहीं पता। ये नहीं करना। और हमेशा वो क्वेश्चन चुना करें जो आपको बेस्ट आता है। बेशक आपको अगर लगे कि यार ये क्वेश्चन यूनिक है, ये क्वेश्चन और कोई अटैम्प्ट नहीं करेगा, लेकिन आपने वो क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छा आता है। अब उसके बाद चौथी चीज़ है प्रैक्टिस की। अच्छा, स्टूडेंट्स को ये सारे पॉइंट्स पता होते हैं,
स्टूडेंट्स को, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को ये सारे पॉइंट्स पता भी होते हैं कि उन्हें ये काम करने हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि अभी तो मैं टेस्ट में जो साल के दौरान जो पूरे टेस्ट चलते रहते हैं या प्रीलिम्स होते हैं कि मैं कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से जैसे भी चाहता हूँ, और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में मैं क्या करूँगा कि जाके जिस तरह से पेपर करना चाहिए वैसे करके आ जाऊँगा। कौन सा बोर्ड का एग्ज़ाम है, कौन सा बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये बात बहुत बोलते हुए सुना गया। तो एक्चुअली अगर आप 100% आपकी तैयारी होगी ना, आपको होल्ड होगा इन पॉइंट्स के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस होगी, तब कहीं जाके आप 95% इस तरह का पेपर करके आएंगे। अगर आपकी 0% प्रिपरेशन होगी ना इस हिसाब से, तो फिर आपको खुद सोच लीजिए कि आपका पेपर कैसा होगा। और दूसरी बात ये कि आप जब टेस्ट कर रहे होंगे और जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम कर रहे होंगे तो आप ना खुद एनालाइज कर सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा स्ट्रेस लेवल में। तो स्ट्रेस होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूमन नेचर है, स्ट्रेस होता है। अगर आप 9th में आए हैं, अभी आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस ज़रूर होगा और थोड़ा बहुत हो, लेकिन होता है, प्रेशर होता है, टाइम आप बार बार देख रहे होंगे, आपको थोड़ा सा प्रेशर होगा। तो स्ट्रेस की कंडीशन में अगर आपने प्रैक्टिस इस तरह की आपकी होगी तो आप आदतन इसी तरह पेपर करेंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आप गलतियाँ करेंगे पेपर करते हुए। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पेपर के मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से होता है। थोड़ा सा पेपर की ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि हेडिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिज़िक्स का पेपर जैसे है, मैथ्स का पेपर है अगर, या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपने फ़िज़िक्स के पेपर में डाटा की हेडिंग नहीं मेंशन की, डाटा मेंशन नहीं किया, फार्मूला मेंशन नहीं किया, रिज़ल्ट मेंशन नहीं किया, तो आपके मार्क्स से डक होंगे। रिज़ल्ट आपने अलग से मेंशन करना है जिसके 0.5 मार्क्स होते हैं, आपने फार्मूला अलग से मेंशन करना है हेडिंग डाल के जिसके 0.5 मार्क्स होते हैं, डाटा के भी 0.5 मार्क्स होते हैं। सॉल्यूशन के मार्क्स तो खैर होंगे, लेकिन फिर ये साथ में थोड़ा बहुत टेक्स्ट वेक्स भी लगाते हैं वो, और ये मार्क्स ऐड करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और जो आपका आंसर होगा, मैं बता रही हूँ फिर से, चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे उस आंसर्स को खंगाले, ढूंढे। तो वो आंसर्स आपने उसके लिए आसानी करनी है। आपने अपने आंसर्स को, वट एवर योर आंसर इज, लाइक 7, आपका कोई आंसर 7 आता है तो आपने उसको ऐसे बॉक्स में करके लिखना है, बताना है कि ये मेरा आंसर है। एंड आफ्टर दैट जस्ट डू दैट। फेथ, 5वीं चीज़, आखिर की एक बात मैं आपको बताऊं कि आपने पूरा साल तैयारी की है, आपने पूरा साल मेहनत की है, आपने प्रैक्टिस की है, आपको लगता है मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ आपने दिमाग में रखें कि हमेशा अपना जो फेथ है ना, अपना जो बिलीव है ना, वो अपनी मेहनत पर या अपने आप से ज़्यादा आपको खुदा पे रखना चाहिए, ठीक है। और हम्बल वे में अपने लिए दुआ करें ताकि आप किसी भी किस्म के रिस्क से बच सकें, किसी भी किस्म के खतरे से बच सकें। और मिसहैपनिंग जो हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ बोर्ड में, ये हम सबको पता है कि हो जाती है, ताकि आप उस किस्म की मिसहैपनिंग से बच सकें। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। और इन सब पॉइंट्स का ख्याल आपने पूरे साल रखना है, और जो भी टेस्ट देंगे, जो भी पेपर देंगे, प्रीलियम देंगे, मिड्स देंगे, उन सबको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कीजिएगा। इस सब बातों का ख्याल रखिएगा ताकि आप फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम भी ऐसा ही देकर आएँ।